हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे ग्रीक ट्रेजेडी क्या होता है। अभी सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्ड ट्रेजेडी आखिर कहाँ से आया। अभी हम लोग ऑब्वियसली ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका जो ओरिजिन है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से ही आया। तो एक ग्रीक वर्ड है, उसको ऐसे लिखते हैं ट्रेजेडिया। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ट्रेजेडिया, इसका लिटरल ट्रांसलेशन ऐसे होगा ट्रेजेडिया, और ग्रीक में ऐसे लिखेंगे। अभी ये जो ट्रेजेडिया है, अगर इसको लिटरली ट्रांसलेट किया फ्रॉम एंशंट इंग्लिश टू ग्रीक लैंग्वेज, तो फिर उसका मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफ गॉड्स। गॉड्स और ट्रेजेडी का कोई कनेक्शन लगता नहीं है, और यही बात क्रिटिक्स को भी कंफ्यूज करती है। तो कुछ क्रिटिक्स है, उनका ये मानना है कि गॉड्स इसलिए बोलते थे क्योंकि जब भी कंपटीशन होता था। अभी कंपटीशन कौन से है, क्यों करते थे, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, ग्रीक थिएटर करके। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप हो सके तो इस वीडियो के पहले उसको देखना और बाद में इस वीडियो की तरफ आना। बट ऐसे जरूरी नहीं है, आप बाद में भी वो देख सकते हो। तो जब भी उन कंपटीशन में कोई प्ले राइट जीतता था, तो उसको एक सैक्रिफिशियल एनिमल जो थे वो एज अ प्राइज के इसमें देते थे। तो अभी यूजुअली गोट को एज अ सैक्रिफिशियल एनिमल दिया जाता है, तो शायद इसलिए कुछ क्रिटिक्स को लगता है कि ट्रेजेडी को सॉन्ग्स ऑफ गोट्स बोलते थे, क्योंकि जो भी विनर होता था उसको एंड में गोट मिलती थी। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि जब भी लड़कों की आवाज ऐसे फूटती है ना, मतलब वो जब भी 13-14 साल के बाद बच्चों की, बॉयज की स्पेशली, उनका आवाज जो है वो थोड़ा मैस्कुलिन होता जाता है। और बिकॉज ग्रीक ट्रेजेडी में सॉन्ग्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो जब वो सिंगर्स गाते हैं, और कोरस में यूजुअली मेन ही होते हैं, तो उसके लिए जब वो गाना गाते थे तो शायद उनकी आवाज गोट के जैसे लगती थी, शायद इसलिए इसको ट्रेजेडी बोलते थे कि या फिर सॉन्ग्स ऑफ गोट्स बोलते थे कि उनकी आवाज, मतलब वो गाने गा गा के पहले प्लेस बताते थे। या फिर अगर आप प्ले भी पढ़ो तो वो थोड़ा आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा जाता है, तो वो एक थोड़ा रिदम आ ही जाता है उसमें। तो कुछ लोगों को लगता है, कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि शायद कोट एज अ प्राइज दिया जाता था, इसलिए इसको सॉन्ग्स ऑफ कोट बोलते थे। या फिर कुछ क्रिटिक्स का ये मानना था कि जब मेन गाना गाते थे, स्पेशली कोरस में जो मेन होते थे, जब वो गाना गाते थे, उनकी आवाज गोट के जैसे साउंड करती थी, इसलिए इसको सॉन्ग्स ऑफ गोट बोलते हैं। अभी उसका ओरिजिन एक्चुअली क्या है, वो अनफॉर्चुनेटली काफी सारा लिटरेचर वो टाइम का हम खराब हो गया है, या फिर नहीं मिला, क्योंकि बार बार वॉर्स हो रहे थे। तो हमारे पास ऐसा कोई श्योर वे नहीं है जानने के लिए। बट फिलहाल आप इसको इतना याद रखो कि ट्रेजेडिया का मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफ गॉड्स। अभी ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ट्रेजेडी शुरू होती है प्रोलॉग से। प्रोलॉग क्या होता है, अगर आपने कोई भी नॉवेल पढ़ा होगा तो देखो, नॉवेल के पहले एक और बिगिनिंग होती है, मतलब उसको आप चैप्टर 0 भी बोल सकते हो। उसमें एक तो चैप्टर, मतलब वो नॉवेल कैसे शुरू हुआ उसके बारे में आता है, या नॉवेल के बारे में एक इंसाइट देते हैं। सेम चीज ट्रेजेडी में भी होता था कि एक प्रोलॉग होता था। अभी ये वर्ड प्रोलॉग कहाँ से आया, तो वो दो वर्ड्स का मीनिंग है, प्रो और लोगोस। प्रो का मतलब है प्राइमरी, और लोगोस का मतलब है स्पीच। तो जो पहले स्पीच देते थे, एक्चुअल प्ले शुरू होने से पहले वो स्पीच देते थे, उसको, उसकी वजह से प्रोलॉग बोलने लगे। प्रोलॉग में क्या होता था, कुछ कैरेक्टर स्टेज पे आते थे, खास करके वो कोरस ही होती थी, वो कोरस स्टेज पे आती थी और बताती थी कि क्या होने वाला है, प्ले में क्या होने वाला है। जैसे अगर आपने कभी रोमियो एंड जूलियट पढ़ा, तो आप देखोगे कि रोमियो एंड जूलियट में एक पर्सन आके बताता है कि क्या होता है, वो दोनों फैमिलीज का वॉर के बारे में बताता है, और उसकी वजह से दो लवर्स कैसे सफर करेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी ये करते थे, प्रोलॉग में बताते थे कि कोई प्ले में आगे चल के क्या होने वाला है, या फिर क्या स्पेक्टेटर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो उनको प्रोलॉग में बताते थे। फिर प्रोलॉग के बाद क्या होता था, जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो स्टेज पे आते थे। अभी आइडियली 3 कैरेक्टर्स ही होते थे पूरे प्ले में। कुछ कुछ कैरेक्टर प्ले राइट जो होते थे वो 4th कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करते थे, बट वो बहुत रेयरली होता था। यूजुअली 3
और खास करके एक टाइम पे स्टेज पे 2 कैरेक्टर ही होते थे, तीसरा वाला भी रेयरली आता था और आके चला जाता था। तो मेन तो 2 ही होते थे, बट 3 मैक्सिमम होते थे, उससे ज़्यादा वो किसी को लेके नहीं आते थे। चौथा अगर आया भी तो वो खड़ा रहता था, कुछ करता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था। तो उसमें कैरेक्टर्स काफ़ी कम होते थे, लेकिन फिर वो आ जा करते थे। एक बार आया, फिर गए, आए गए ऐसे करते रहते थे। तो उसके बाद जो कैरेक्टर स्टेज पे एंटर करते थे, उसको बोलते हैं पैराडोस। फिर उसके बाद ट्रेजेडी जो है वो 3 एक्ट्स में डिवाइड होती थी, और इन एक्ट्स को एपिसोड्स बोलते हैं। ग्रीक में ऐसे लिखेंगे, और उसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन लिखा जाए तो वो ऐसे होगा, एपिसोडिया। कि एपिसोड्स मतलब एक्ट, हर एक प्ले को 3 एक्ट में वो लोग डिवाइड करते थे। और पूरे एक्ट में देयर वर स्टाजिमा। स्टाजिमा मतलब अपने सीन्स होते हैं, जो मेजर इवेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे होता था कि एक सीन खत्म होने के बाद कोरस आती थी, बताती थी कि वो सीन में क्या हो गया, उसके बारे में एक लाइन में बताती थी, और सेकंड सीन के बारे में बताती थी कि आगे वाले सीन में क्या होने वाला है। फिर सेम प्रोसीजर रिपीट होता था, एक सीन होता था, उसके बाद फिर से कोरस आती थी, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देती थी कि ओके ऐसे हो गया, फिर आगे वाले सीन के बारे में वो बताती थी कि ऐसे होने वाला है। और इस तरह से कोरस बार बार जो प्ले होता था उसके परफॉर्मेंस के बीच में आते जाते रहते थे। और जब पूरा प्ले खत्म हो जाता था तो फिर सब कैरेक्टर्स जो थे वो स्टेज से एग्जिट करते थे। तो वो उसके लिए वर्ड है एक्सीडोस। एक्सीडोस मतलब माइग्रेशन करना या फिर कहीं से चले जाना। तो वो लोग जैसे ही प्ले खत्म होता था वो वहां से चले जाते थे सारे। तो उसको ग्रीक में ऐसे लिखेंगे एक्सीडोस, और इंग्लिश में ऐसे होगा। अरिस्टोटल बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है ट्रेजेडी को लेके, क्योंकि इसने एक ट्रीटाइज लिखा था, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसने एक रूल बुक लिखा था कि आइडियल ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए। उसके इस बुक का नाम है पोएटिक्स, और इसमें वो पूरे रूल्स लेट डाउन करता है कि एक ट्रेजेडी में ये होना चाहिए, एक ट्रेजेडी में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्लॉट कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, वो सारी बातें बताते हैं। और काफी सालों तक इसी को बेंचमार्क एज ए यूज करते थे कि कौन सी वाली चीज एक्चुअल में ट्रेजेडी कंसिडर की जाएगी या फिर नहीं, या फिर कोई कौन सा प्ले को आइडियल प्ले कंसिडर करेंगे। और शेक्सपियर के आने तक लोग यही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे। शेक्सपियर ने ये स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया। उसके काफी सारे प्लेस है जो 5 एक्ट में डिवाइडेड है। या फिर यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वो कभी स्टेज पे वायलेंस नहीं दिखाते थे, बट अगर आप शेक्सपियर के प्लेस देखो तो उसके पूरे स्टेज पे डेड बॉडीज ही बिछी रहती थी। अगर रोमियो एंड जूलियट मार रहे तो वो फिर वो स्टेज पे ही मरेंगे। तो ये जो ट्रेजेडी के ट्रेडी कन्वेंशंस थे या फिर अरिस्टोटल के जो कन्वेंशंस थे, ये आगे चल के टूटे हैं, लेकिन काफी टाइम तक उनको फॉलो किया गया था। और फिर जो भी क्रिटिक्स थे वो इसी के कन्वेंशंस को मानते थे, एज अ बेंचमार्क यूज करते थे टू डिसाइड कि कौन सी ट्रेजेडी बेस्ट है या कौन सी ट्रेजेडी बेस्ट नहीं है। तो उसका वो जो ट्रीटाइज था उसका नाम था पोएटिक्स, और इसमें उसने ट्रेजेडी के बारे में भी लिखा था और कॉमेडी के बारे में भी लिखा था। अनफॉर्चुनेटली कॉमेडी का सारा जो मटेरियल है वो हमारे पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें पता नहीं कि उसका कॉमेडी के बारे में क्या मानना है। लेकिन ट्रेजेडी के बारे में उसका काफी बड़ा चंक अपने पास अवेलेबल है, तो लोगों को पता है कि अभी ट्रेजेडी होती क्या है। तो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का डेफिनेशन भी दिया था। उसने क्या बोला था, इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट and of a certain magnitude through pity and fear affecting the propagation of this emotion। अभी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन मतलब, इमिटेशन का मतलब होता है कुछ कॉपी करना। इसी को बाद में माइमेसिस भी बोला गया है कि कुछ कॉपी करना। अभी ये लोग क्या कॉपी करते थे, जो ह्यूमन बिहेवियर होता था उसको कॉपी करते थे। तो जो कैरेक्टर्स होते थे वो ह्यूमैनिटी से ही लिए जाते थे। अगर वो किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में भी लिख रहे हैं, अगर वो किसी गॉड के भी बारे में भी लिखेंगे तो भी उस गॉड को वो थोड़ा ह्यूमनाइज्ड करेंगे, एक फ्लॉड एक्टर बताएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान है तो आप कुछ गलती नहीं कर सकते, भगवान है वो फिर भी गलती कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता था या फिर ह्यूमन एक्शंस होते थे उनको वो कॉपी करते थे, उनका वो इमिटेशन करते थे।
तो उन सब एक्शंस का इमिटेशन या फिर एक ह्यूमंस के इस पे बोल सकते हैं आप, एक आउटपुट इनपुट देते थे कि ऐसे सारी चीजें हो रही है, और वो कैसे होती थी, सीरियस होती थी। सीरियस मतलब ऐसे नहीं कि एकदम छोटी सी बात को वो ट्रेजेडी में दिखाएंगे। जैसे अगर अभी अगर हम लोग मॉडर्न डे का एग्जांपल देखें, तो अगर मेरे घर पे कल को सिलेंडर खत्म हो जाएगा, यस ये गलत बात है, बट ये ट्रेजेडी नहीं है। अगर इस पूरे मतलब सिलेंडर मिल ही नहीं रहे तो दैट विल बी ट्रेजेडी, बट मेरे घर पे नहीं हो रहा तो वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर ये जो एक्शंस होते थे वो सीरियस होते थे, कि मतलब उसका बहुत एकदम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आ सकते थे, या फिर ह्यूमैनिटी को उससे कुछ लेसन मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। कंप्लीट मतलब कि वो जो एक्शन है ऐसे नहीं कि वो लूज एंड पे रहे, या फिर हमको पूरे प्ले के एंड में प्ले देखने के बाद फिर भी लगे कि अरे फिर उसके साथ क्या हुआ, वो कैरेक्टर का क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो पूरी जो एक्शन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। हम प्ले के शुरू से एंड तक हमको पता चलना चाहिए कि ये कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे और उनके साथ ये सारी चीजें हुई। बाद में सवाल नहीं होने चाहिए कि अरे इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, या फिर इसने क्या हुआ। तो वो सब नहीं होना चाहिए। ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ जो चीजें होती है, गलत हो या फिर सही हो, ट्रेजेडी है तो ऑब्वियसली गलत ही हो रही है, तो उनका क्या होना चाहिए, ये उनको देख के हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये हमारे साथ भी हो सकता है, या फिर हमको इससे ये सीख मिलनी चाहिए, और उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए। उसमें कुछ देख के लोगों को लगे कि अरे इसके साथ हो गया तो फिर हमारे साथ भी हो सकता है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, पिटी एंड फियर होता है। पिटी एंड फियर होता है मतलब हमें भी डर लगता है कि अरे कहीं हमारे साथ ये सब हो गया तो। अभी इसका अगर मैं आपको एक रियल लाइफ वाला एग्जांपल दूं, तो जो रेमंड का सीईओ है, मतलब थे, मतलब ही इज अलाइव बट अभी वो नहीं है, उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि फिर बाद में उन्होंने सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी, तो उसका उनका बेटा और उसकी वाइफ ने उसको घर से निकाल दिया। तो ये देख के काफी बार ये लगता है कि अरे अगर इतने बड़े इंसान के साथ ये सारी चीजें हो सकती है तो अपन तो कुछ भी नहीं है, फिर अपने साथ भी ऐसे हो सकता है। उसके पास उतनी प्रॉपर्टी थी, उतने रिसोर्सेस थे, फिर भी उसके बच्चे उसके साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं, तो फिर शायद हमारे साथ भी हो सकता है। या फिर बागबान मूवी का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ऐसे कि वो इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है फिर भी बाद में उसको स्ट्रगल करना पड़ा। तो हमारे साथ भी ये सारी चीजें हो सकती है, बट एट द सेम टाइम वी नो कि ठीक है चलो, हमारे पास शायद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है नहीं कि बच्चे उसके लिए हमको ही छोड़ दे। और फिर एक हाई सोसाइटी और अपना थोड़ा फर्क भी आ जाता है, कि नॉर्मल लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी एक तो इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, और अगर हुई भी तो फिर शायद हम इससे सेफ है कि वो बड़े लोगों के साथ ही होता है, हमारे साथ नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि शायद ये मेरे साथ नहीं होगा। यस हमें बुरा लगेगा, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन हमें एट द सेम टाइम एक वो वाला सुकून भी मिलेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे किंग एंड क्वींस की बातें होती है, तो फिर प्रोफेसी यूजुअली किंग एंड क्वीन को लेके ही होते थे। तो हमारे लिए वो प्रोफेसी नहीं होती, या उनके जो सिचुएशन है शायद हमारे लिए वो सिचुएशन कभी आएंगे ही नहीं। तो यस हमें डर लगता है, बट एट द सेम टाइम हमें एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं सफर कर रही हूँ। तो फिर एक ट्रेजेडी में क्या होना चाहिए कि वो एक ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से डिपिक्ट करे, इमिटेट करे, वो जो रियलिटी है उसको ही दिखाए, सीरियस हो, मतलब उसके सारे जो टॉपिक है वो एक्चुअली ट्रेजेडी वाले ही होने चाहिए, कंप्लीट है, वो पूरा होना चाहिए, उसमें कोई लूज एंड नहीं होना चाहिए, और सर्टन मैग्नीट्यूड मतलब वो एक्चुअली डरने लायक बात होनी चाहिए, उसमें एक्चुअली उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और वो देखे इंसान को क्या लगे, पिटी और फियर। पिटी मतलब किसी पे तरस आना, और फियर मतलब डर लगना, कि उस पे तरस भी आ रहा है और डर भी लग रहा है, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो हैप्पी कि हमारे साथ ये सारी चीजें नहीं हो रही। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, परगेशन ऑफ इमोशन, मतलब कि चलो एक हो गया, एक बार रो लिया या फिर एक बार किसी के लिए बुरा फील कर लिया, तो फिर हम एक तरीके से एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो जाते कि एक बार रो लिया उस बात पे, अभी सेकंड टाइम रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया वो। तो अरिस्टोटल के ट्रेजेडी का ये कॉन्सेप्ट था। अभी उसने दो टर्म्स दिए थे, माइमेसिस का मतलब है इमिटेशन, और फिर दूसरा है कथारसिस। कथारसिस का मतलब है परगेशन और द क्लेंजिंग,
mimesis is an imitation of human behavior and action. अभी ये कथारसिस को लेके भी कुछ क्रिटिक्स को डाउट है, कुछ का ये मानना है कि परगेशन जो है वो इमोशनल होता है। इमोशनल मतलब कि हमें बुरा लगता है, सामने वाले को सफर करते हुए देख के हमें रोना आने लगता है। और कुछ लोगों का ये मानना था, क्रिटिक्स का ये मानना था कि इंटेलेक्चुअल होता है। जैसे अगर मैं सिलेंडर का एग्जांपल दूं फिर से, कि अगर मेरा कल को सिलेंडर खत्म हो गया तो यस दैट इज अ सैड थिंग ना, कि ठीक है अगर मुझे काम पे जाना और मेरा सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर मुझे बुरा लगेगा। और जो भी हाउसवाइफ्स है या फिर जो भी घर पे, खास करके लड़कियां इस बात को ज्यादा अच्छे से समझेगी कि सिलेंडर खत्म हो गया ना, जान हाथ में आ जाती है, फिर नहीं समझ में आता कि क्या करे क्या नहीं करना है, अभी खाना कैसे बनेगा। तो एक वो इमोशनल आउटपुट भी मिलता है हमको कि अरे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और इंटेलेक्चुअल क्या होता है कि इससे हमें सीख भी मिलती है ना, कि अगर सिलेंडर बुक नहीं किया तो ऑब्वियसली वो ऐसे टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो वो एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग भी देता है, कि हमें वो सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हम भी उस प्रेडिकमेंट में नहीं हो, हम भी उस सिचुएशन में नहीं हो। अभी इसके बारे में लोगों को डाउट तो है कि वो इमोशनल है कि इंटेलेक्चुअल है, बट एट द सेम टाइम क्रिटिक्स ये बात पे मानते हैं कि कथारसिस तो होना है। ट्रेजेडी के एंड में कथारसिस होना ही है, फिर वो इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल हो, इट डजेंट मैटर। उसको देख के एक तो इंसान को डर लगेगा या फिर तरस आएगा, लेकिन ये दोनों में से एक चीज तो होनी ही है। अरिस्टोटल ने बोला था कि वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब उसकी बिगिनिंग मिडल एंड एंड होनी चाहिए। वो शुरू होना चाहिए, उसको एक मिडल मिलना चाहिए और उसकी एंडिंग होनी चाहिए। और एंड में सारे जो लूज नॉट्स है वो टाई अप होने चाहिए, उसमें से कोई भी चीज खुली नहीं रहनी चाहिए, सब पूरा उसका एंड हमें पता चलना चाहिए। अभी अरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज भी बोली थी, यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम। एक्शन क्या होता है कि एक प्ले का एक ही प्लॉट होना चाहिए, मतलब अगर सपोज अगर शाहरुख एंड काजोल की स्टोरी है तो फिर उनके अराउंड ही वो रिवॉल्व करे, बीच में उधर सलमान खान है उसके साथ का कोई कनेक्शन नहीं है, वो उनका उसका अलग से प्लॉट लगा। लेकिन इन दोनों का अगर स्टोरी है तो फिर वो इन दोनों के ऊपर ही होना चाहिए। तो प्लॉट एक्शन क्या होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, उसमें बीच बीच में सब प्लॉट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एक किंग है तो वो किंग के बारे में पूरी स्टोरी रखो, उसकी बहन के बारे में मत बताओ, या उसके भाई का क्या चल रहा है वो मत बताओ। अगर वो उनके बारे में कुछ आया भी तो उनके एक्शंस की वजह से डायरेक्टली इसकी लाइफ इम्पैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका इधर से अलग ही चल रहा है उनका उधर से अलग ही चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लोग इसी पे फोकस कर पाएंगे। तो फिर जो एक्शन है उसमें यूनिटी होनी चाहिए कि एक ही प्लॉट होना चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ प्लेस मतलब क्या, कि एक प्ले एक ही जोग्राफिकल लोकेशन पे होना चाहिए। कि एक अगर पैलेस में स्टोरी हो रही है तो फिर वो पूरी अब उस पैलेस में ही होनी चाहिए। अगर किसी फॉरेस्ट में हो रहा है तो उसी फॉरेस्ट में ही होना चाहिए। हाँ, फ्लैशबैक में आप जा सकते हो, फ्लैशबैक में आप बता सकते हो कि वो यहाँ से चल के फिर उस पैलेस में आया या फिर वो कब से उस पैलेस में रह रहे, वो हमें फ्लैशबैक से पता चलना चाहिए। लेकिन वो फ्लैशबैक जो हो रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के ही उनको होनी चाहिए, वो कहीं और जगह पे नहीं जा सकते, किसी और सिटी में नहीं जा सकते। जैसे अगर आप शेक्सपियर के प्लेस देखो तो वो पूरे घूमते रहते हैं, ये अभी ये कंट्री में है तो फिर उस कंट्री में चले जाएंगे, वो ट्रैवल करते रहेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें एक प्लेस है तो एक ही प्लेस पे रहो। और फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेज का मूवमेंट जो है वो भी स्टेज बार बार बदलना नहीं पड़ता, तो एक ही सेटिंग के साथ एक ही सीनरी के साथ आप काम कर सकते हो। यूनिटी ऑफ टाइम मतलब एक प्ले 24 आवर्स में ही सेट होना चाहिए, 24 आवर्स के पहले नहीं होना चाहिए कुछ। यस अगेन इसमें फ्लैशबैक में छा सकते हो, लेकिन वो जो सोच रहे हो वो उस 24 आवर्स के अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं चले जाओ। पूरा प्लॉट है वो 24 आवर्स में शुरू होके उसको मिडल मिल के वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम होना चाहिए, एक ही प्लॉट होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए और एक ही दिन में होना चाहिए। तो 1 प्लॉट, 1 प्लेस एंड 1 डे, ठीक है, तो इसी में होना चाहिए वो।
अभी इसमें कुछ टर्म्स है जो अरिस्टोटल ने दिए थे और उसने बोला था कि ये सारे टर्म्स इम्पोर्टेंट है। तो पहला टर्म है एनागोरिसिस। एनागोरिसिस का मतलब है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। इसको याद करके रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनागोरिसिस का क्या मतलब है, पेरिपेशिया का क्या मतलब है और डिनाउनमेंट का क्या मतलब है। तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर नोटबुक में लिख लो। एनाग्रिसिस का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, कि मतलब अभी इसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो अचानक से सब खराब होने लगेगा। वो यहाँ पे पीक पे आने के बाद कुछ खराब होने लगेगा अचानक से। फिर पेरिपेशिया का मतलब होता है रिकॉग्निशन। अभी सपोज अगर ऐसे वो चल रहा है तो फिर यहाँ से उसका डाउनफॉल आना चालू हो गया, फिर वहां पे उसको रियलाइज होगा, पेरिपेशिया होगा कि उसके साथ गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, उसको पता चलेगा कि उसके साथ गलत क्यों हो रहा है, वो किस वजह से सफर कर रहा है। तो रिकॉग्निशन या फिर पेरिपेशिया का क्या मतलब होता है, उसको पता चलता है कि अब उसके साथ गलत क्यों हो रहा है। यूजुअली एनाग्रिसिस एकदम बिगिनिंग में होता था और फिर पेरिपेशिया मिडल में होता था। डिनाउनमेंट मतलब क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब एंडिंग नहीं होता। ठीक है, क्लाइमैक्स का मतलब एंडिंग नहीं है। जो अभी हमारे यहाँ पे अभी मूवी देखने जाओ, अगर एंड में बोलेंगे दी एंड तो हम उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो ग्रीक ट्रेजेडी में डिनाउनमेंट का मतलब होता है क्लाइमैक्स, लेकिन ये एंडिंग नहीं है। इसका मतलब होता है कि एक्शन, जो मेन अभी एक्शन होना है वो एक्शन खत्म हो गया, लेकिन उसके आगे भी कुछ चीजें होगी, उसके आगे भी वो बताएंगे कि ये हो गया उसके साथ, वो नहीं हुआ। तो डिनाउनमेंट का मीनिंग क्लाइमैक्स है, मतलब प्ले का जो प्लॉट है वो अभी खत्म हो गया, लेकिन प्ले अभी तक एंड नहीं हुआ। प्ले के आगे भी स्टोरी चालू रहेगी। ठीक है, फिर ट्रेजेडी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारे एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 6 एलिमेंट्स है। तो पहले प्लॉट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लॉट कैसे होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए और होल होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। हीरो जो होता है वो नोबल होना चाहिए और फ्लॉड भी होना चाहिए। नोबल मतलब वो अरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करना चाहिए, वो किंग हो सकता है या प्रिंस हो सकता है, डेमिगॉड हो सकता है, गॉड हो सकता है, लेकिन वो गलती करने वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलतियां नहीं करेगा तो हम उसके साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। कोई इंसान इतना परफेक्ट होता नहीं, हर एक इंसान गलती करता है। लेकिन अगर हम ऐसे किसी इंसान को देखें कि ये कोई गलती नहीं कर रहा, वो फिर से सफर कर रहा है, तो फिर हमें वो फिर वो एक थोड़ा वो सुपरनेचुरल एलिमेंट में चला जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, गलतियां करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलतियां करेगा तभी हम उसके साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर डिक्शन होना चाहिए। डिक्शन का क्या मतलब होता है कि हम किस तरीके से बात करते हैं। तो अगर वो किंग है तो वो किंग के जैसे ही बात करना चाहिए, वो एकदम ऐसे स्लैंग में बात नहीं कर सकता। जैसे अगर अम, मतलब अब कुछ भी स्लैंग्स होते हैं, जैसे हम लोग अगर ओके, अभी अगर मैं क्लासरूम में हूँ और क्लासरूम में मैं एज ए टीचर हूँ, तो मैं बच्चों को ऐसे यार तू किधर थी या क्या मतलब यार ये वो ऐसे वर्ड्स हम लोग नहीं यूज कर सकते। टीचर्स के पास वो डिक्शन होता है। तो अगर कल को अगर किंग है तो वो किंग आके जैकी श्रॉफ के जैसे बात नहीं कर सकता ना, क्या रे वीडियो क्या कर रहा है, ऐसे नहीं बोल सकता। कि तो फिर ये जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक प्रॉपर डिक्शन बात के जैसे बात करनी चाहिए। एक किंग को किंग की तरह ही बात करनी चाहिए, वो किसी लोली मैन के जैसे बात नहीं कर सकता। अगर वो नोबल है, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, वो एक सोल्जर्स के जैसे बात नहीं कर सकता। फिर थॉट क्या होता है, कैरेक्टर का रैशनल प्रोसेस, कि वो उस सिचुएशन में है, अभी वो फंस गया है तो फिर उसका दिमाग कैसे उसको लेके काम कर रहा है, वो ए से बी तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। वो हमें उसका जो प्रोसेस है वो हमको उसके डायलॉग्स के थ्रू समझना चाहिए। और उसका थॉट मतलब एक ये भी आता है कि उसका वो एक्शन लेने के पीछे रीजन क्या था। तो हमें उसका वो रीजन जो है, उसका वो जो रीजनिंग है वो हमें पता चलना चाहिए और वो उसके कैरेक्टर से सूटेबल होना चाहिए। फिर होता है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल मतलब मास्क और दूसरे एलिमेंट्स जो स्टेज पे यूज करते। तो यहाँ पे मैंने एक मास्क का एग्जांपल लगाया है कि मास्क कैसे होते, तो फिर उसके मास्क की वजह से
वो दिखने में कैसे लगता है, या फिर वो एक अपील आती है, हमको देखने में अच्छा लगता है अगर कोई बहुत बड़ा मास्क पहन के खड़ा है, या फिर अगर किसी टीवी में भी अगर आप किसी एक्ट्रेस को देखो काम करते हो, तो फिर अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे से उसके बाल बने हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी देखने में थोड़ा अच्छा लगता है कि वो प्रेजेंटेबल है। तो वो स्पेक्टेकल होना चाहिए कि वो कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे अगर हम लोग किसी किंग का स्टोरी दे, तो वो किंग पैलेस में बैठा हुआ अच्छा लगेगा, अगर वो सब्जी मार्केट में बैठा है तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे वो आउट ऑफ कैरेक्टर लगेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जो स्पेक्टेकल होता है, जो जहाँ पे होना चाहिए, वो सारी चीजें उस स्टोरी को कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। फिर सॉन्ग क्या होता है, कोरस जो गाना गाते हैं वो, और ये सारे गाने जो स्टेज पे जो चीजें हो रही है उनके साथ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मतलब अगर कल को कोई एक रोमांटिक सीन चल रहा है, सपोज अगर शाहरुख खान काजोल का कुछ रोमांटिक सीन चल रहा है और मैं बीच में कोई एक फनी ट्रैक लगा लूँ, तो फिर उसका मजा नहीं आएगा, वो गाना देखने में उतना ये नहीं करेगा, वो सीन फिर उसका सारा इम्पैक्ट ही चला जाएगा। जैसे कुछ कुछ सीन होते हैं वो सॉन्ग की वजह से वो ज्यादा म्यूजिकल लगते हैं, या फिर ज्यादा वो देखने में अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपने अगर हेरा फेरी देखी है, तो उसमें देखो वो सुनील शेट्टी जब वो लेटर साइन करने जाते तो पीछे से वो गाना आता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो दैट इज अप्रोप्रिएट इन मोमेंट की वहां पे वो गाना इंक्लूड कर सके वो लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सीन और ज्यादा फनी लगता है हमें, और ज्यादा वो देखने में मजा आता है। तो सॉन्ग्स जो होते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो जो स्टेज पे एक्शन हो रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करे। अभी हम लोग एक प्ले डिस्कस करते हैं, इडिपस द रेक्स। ये सोफोक्लिस का प्ले है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक किंग होता है इडिपस, जिसके बारे में ये प्रोफेसी हुआ होता है कि ये अपने जो फादर है उनका खून करेगा और अपनी मम्मी से शादी करेगा। तो जब लायस और जकोस्टा उसके एक्चुअल मम्मी पापा होते हैं, उनको जब पता चलता है ये प्रोफेसी के बारे में, तो वो क्या करते हैं, इसको अबेंडन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और फिर इसको छोड़ने के बाद वो दोनों की अपनी अपनी लाइफ चालू रहती है। इडिपस एक दूसरे किंगडम में बड़ा होता है, और वहां पे वो एक दिन मार्केट में, मतलब वो एक दिन ऐसे बाहर घूम रहा होता है, और उसको उसके बारे में वो प्रोफेसी पता चलती है कि उसके बारे में ऐसे बोला गया है कि ये अपने डैड का खून करेगा और मम्मी से शादी कर लेगा। और फिर उसको इतना हॉरर होता है, उसको इतना डर लगता है उस बात से, कि वो क्या करता है, वहां से भाग के चला जाता है। और जैसे वो भाग के चला जाता है, तो फिर वो दूसरे किंगडम में आता है, थीबिस में आता है वो। और वहां पे वो देखता है कि वहां पे किंग नहीं है। और फिर वहां पे एक स्फिंक्स है, स्फिंक्स आपको पता होगा, वो इजिप्ट में वो एक बड़ा स्टैचू होता है, देखो वो उसका फेस जो है वो ह्यूमन का होता है, और बॉडी जो है वो लायन की होती है। तो फिर वो एक ऐसा एक क्रीचर होता है, वो सबको तंग कर रहा होता है उस किंगडम में। तो इडिपस जब वहां पे जाता है, वो इसका पजल सॉल्व करता है, और फिर वो स्फिंक्स को हरा देता है, और फिर वहां का राजा बनता है। तो जब वो वहां पे किंग बनता है, तो वहां की जो क्वीन होती है वो उससे शादी कर लेता है। और फिर जब प्ले की शुरुआत में ऐसे होता है कि वहाँ पे बहुत सारे से फैमिन चल रहा होता है, तो सारे लोग किंग के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो अभी सूखा पड़ रहा है, हम कुछ फार्मिंग नहीं कर सकते, तो सब सफर कर रहे हैं। फिर वो एक सीर को कंसल्ट करते हैं, एक प्रोफेसी देने वाले से बात करते हैं, और वो बताता है कि जो गॉड है वो नाराज है। फिर वो पूछता है कि क्यों नाराज है वगैरह ये सब, तो वो सीर है वो उसको बार बार बोलता रहता है कि नहीं आप इसमें मत पड़ो, आप कोई दूसरा तरीका ढूंढो, दूसरा तरीका ढूंढो। तो इडिपस को गुस्सा आता है, और फिर वो और उसके बारे में ढूंढने लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ पे फैमिन हो रहा है या सफरिंग हो रही है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ के जो किंग है उनका खून हुआ था, और अभी तक उसके खूनी को पनिशमेंट नहीं मिली है, और बिकॉज उसको पनिशमेंट नहीं मिली है तो गॉड अभी नाराज है। और तो फिर वो क्या करता है, इडिपस सोल्जर्स को भेजता है ढूंढने के लिए कि वो किंग का खून किसने किया, उसको ढूंढ के लेके आओ। और फिर तभी क्या होता है, उसको उसके जो पेरेंट्स होते हैं वहां से न्यूज मिलती है कि उसके डैड की डेथ हो गई। तो फिर ये खुश हो जाता है कि मतलब चलो अभी डैड की डेथ हो गई, उसके हाथों से नहीं हुई, मतलब प्रोफेसी का एक पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह गया। तो फिर उसकी मम्मी भी तो फिर वो अपनी मम्मी से भी शादी नहीं करेगा, तो वो थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन फिर तभी एक शेफर्ड के थ्रू उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली उनका बेटा था ही नहीं,
और फिर ये जो उसने दूसरे सोल्जर्स भेजे थे वो आके बताते हैं कि उनके किंग की जो डेथ है वो एक हाईवे कॉरल में हुई थी। मतलब वो हाईवे से चल के जा रहे थे, तभी एक आदमी आया और उसने उसको मार दिया। फिर इडिपस को याद आता है कि जब वो एक्चुअली वहां से अपने किंगडम से भाग के निकला था, तो हाईवे पे उसने एक आदमी का खून किया था। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने एक्चुअली लायस को मारा था, और फिर जब भाग के आया तो वो इधर ही आया। फिर वो शेफर्ड्स के साथ बात करता है, फिर उसको और रियलाइज होता है, और उसको रियलाइज होता है कि उसने फिर से जकोस्टा से ही शादी कर ली। तो मतलब अननोइंगली उसने अपने डैड का खून किया, और अननोइंगली उसने अपनी मम्मी से शादी की। तो उसकी जो प्रोफेसी थी जिससे भागने के लिए वो निकला, वो गलती से उसकी कंप्लीट हो गई। तो जब उसको वो पता चलता है, जब जकोस्टा को ये पता चलता है, तो फिर वो फांसी लगा लेती है जकोस्टा, और इडिपस खुद को ब्लाइंड कर लेता है। और ब्लाइंड करने के बाद फिर एंड में वो सेल्फ एग्जाइल पे चला जाता है, वो वहां से निकल जाता है। तो अभी अगर आप इस स्टोरी को देखो तो इसमें देखो, इसमें तीनों भी यूनिटी है। इसमें एक्शन एक ही है, पूरी एक्शन इडिपस के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। वो पूरा प्लॉट जो है वो पैलेस के अंदर ही हो रहा है, और ये सारी जो डिस्कशन है वो 24 आवर्स के अंदर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यस, वो फ्लैशबैक में आ जा रहे हैं, वो दूसरे किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, फ्लैशबैक में हो रही है। तो रियलिटी में टाइमलाइन वहाँ पे ज्यादा डिफर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है। अगेन अगर आप देखो तो इसमें कैरेक्टर जो है वो माइटी है, वो किंग है, और एट द सेम टाइम वो फ्लॉड भी है। अगर उसके बारे में ऐसी प्रोफेसी हुई है कि वो किसी का खून करेगा, तो भाई मारो ही मत ना किसी को, अननोइंगली किसी से बात करो ही मत तुम, या फिर अननोइंगली तुम किसी भी लड़की से शादी मत करो, और खास करके फिर वो लेडीज से शादी मत करो जिसकी उम्र तुम्हारे मम्मी की जितनी है। जकोस्टा की एज ऑब्वियसली बहुत बड़ी थी, एंड येट ही मैरिड है। तो फिर यहाँ पे उसकी वो एक गलती हो गई कि वो मतलब भले ही अननोइंगली हो गई, लेकिन वो गलतियां उससे हो रही थी। तो इसमें ये भी हो रहा था। अब इसमें अगर आप इसके डायलॉग पढ़ो तो देखो, उसका डिक्शन प्रॉपर है। इसमें सारी चीजें जो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में बोली थी, वो सारी चीजें इस प्ले में हो रही है। तो इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है। इसमें एक ही प्लॉट है, दूसरी चीजें नहीं हो रही। वहां पे हमें इडिपस है तो इडिपस के बारे में पता चल रहा है, उसके बच्चों के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही। वो एक दूसरी ट्रिलॉजी में आता है, एंटीगनी वगैरह में हमें उसके डॉटर्स के बारे में पता चलता है। तो फिर ये जो प्ले है, वो पूरा सोफोक्लिस का ये जो प्ले है, ये पूरा ग्रीक ट्रेजेडी का एक फाइन एग्जाम्पल है। और ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अरिस्टोटल जो था वो सोफोक्लिस का बहुत बड़ा फैन था। तो उसने जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो इसी के प्लेस को फॉलो करते हुए लिखे हैं। तो दूसरे जो प्ले राइट थे, जैसे इरिपिडिस था या एस्कलिस थे, ये भी लिख रहे थे, उनकी थोड़े बहुत अलग है, लेकिन वो सोफोक्लिस पे ज्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं क्योंकि अरिस्टोटल सोफोक्लिस का फैन था और उसने सोफोक्लिस के इसको ही फॉलो किया। ये पेंटिंग फाइनल सीन का है कि इसमें वो जब खुद को ब्लाइंड कर देता है और उसके बाद जब वो एग्जाइल पे चला जाता है तो उसकी डॉटर उसको सब लिख के जाती है वहां से। तो ये उसकी डॉटर है और ये इडिपस है। तो वो जब वहां से जाते हैं तो ये उसके बाद का है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। आई होप सारे ग्रीक ट्रेजेडी को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो गया। अगर किसी चीज़ में डाउट है या कुछ आपका सजेशन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।